हेलो व्यूअर्स, आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम हिंदी के काव्य खंड और गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बना चुके हैं और कृतिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो भी बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो काव्य खंड और गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के वीडियो की लिंक आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले हम एग्जाम में आने वाली एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि किस तरह की एप्लीकेशन कक्षा 9वीं में आती है। तो इसमें है सबसे पहले अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है। तो इसको लिखने का तरीका है कि श्रीमान प्राचार्य महोदय, उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखना है, अपने शहर का नाम जहाँ पर विद्यालय है, उसके बाद विषय आ जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का या की कक्षा 9वीं की छात्र या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल से इंदौर के लिए हुआ है। मैं अपना अध्ययन जारी रखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी की आवश्यकता है, अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आपके आज्ञाकारी छात्र या छात्रा और यहाँ पे नाम की जगह रोल नंबर लिखना है, कक्षा और दिनांक। तो इस प्रकार एक इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र है प्राचार्य महोदय के नाम स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। इसके बाद जो अगला प्रार्थना पत्र है जो आ सकता है एग्जाम में, वह है अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखने का आता है। अवकाश के लिए प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे, या फिर स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 3 दिन या 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसका लिखने का तरीका, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, विद्यालय का नाम, शहर का नाम, फिर विषय आ जाएगा। क्योंकि यहाँ विषय दे रखा 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, तो हम विषय वो ही लिखेंगे, ठीक है, जो प्रश्न में दे रखा है। उसके बाद महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मुझे आवश्यक कार्य, ठीक है, आवश्यक कार्य का लिखा तो आवश्यक कार्य लिखना है। यदि स्वास्थ्य खराब होने का प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश हेतु, तो हम लिखेंगे मुझे बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे दिनांक से दिनांक तक 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो जितने दिन का भी लिखना हो वो लिखना है यहाँ पे। तो इस प्रकार दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र है वह अपने प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो शाला शुल्क से मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना भी आपको आना चाहिए। तो इसका लिखने का तरीका ऊपर का पूरा वैसा ही आएगा। विषय हो जाएगा शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद हम लिखेंगे महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं विद्यालय का शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा शाला शुल्क माफ करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, यह लिखना है। इसके बाद हम पत्र लिख लेते हैं। प्रार्थना पत्र और पत्र अथवा में आते हैं, ठीक है, अथवा में आते हैं। तो कुछ सरल पत्र भी हैं जिन्हें हम देख लेंगे और जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं। इसके बाद जो पत्र है, अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखिए। अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखिए। तो इसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर पता लिखना है, ठीक है, ऊपर पता लिखना है। पता लिखने के बाद हम लिखेंगे दिनांक, ठीक है, आपका जो भी पता हो वो लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद दिनांक जो भी वो यहाँ लिखनी है। फिर लिखेंगे हम, प्रिय मित्र, सप्रेम हृदय स्पर्श या सप्रेम तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद, मेरी ओर से अपने जन्मदिन की बधाई स्वीकार करो। मित्र, ईश्वर से प्रार्थना है कि वह तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। यह सौभाग्यशाली दिन तुम्हारे जीवन में हर साल आए और तुम्हारे लिए मैं एक उपहार भेज रहा हूँ, इसे स्वीकार कर लेना। आदरणीय माताजी एवं पिताजी को चरण स्पर्श, छोटे भाई बहन को स्नेह। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बधाई पत्र लिखना था, तो बधाई का उल्लेख करना आवश्यक है। हम सीधा भी लिख सकते थे कि तुम्हारा जन्मदिन है, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई और तुम आगे भी इसी प्रकार अपना जन्मदिन
खुशियों के साथ मनाते रहो। ठीक है, उसके बाद आखिरी में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम तुम्हारा या तुम्हारी मित्र। ठीक है, और यहाँ आ जाएंगे आपके रोल नंबर। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पत्र है वह वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सबसे पहले हम यहाँ पता लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पता लिखना, हमें जो भी आपका पता वो लिखना है। उसके बाद हमें दिनांक लिखना है। ठीक है, दिनांक लिखना है और उसके बाद हम लिखेंगे नीचे की लाइन से, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर खुशी हुई, मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मैं अभी तक लगभग सभी विषयों का अध्ययन कर चुका हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पिछली कक्षाओं की तरह इस कक्षा में भी सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकूंगा। आदरणीय माताजी को चरण स्पर्श, छोटे भाई बहन को स्नेह। तो इस प्रकार प्रार्थना पत्र और पत्र दोनों ही हमने महत्वपूर्ण देख लिए हैं। अब इसके बाद हम निबंध देख लेते हैं कि निबंध कौन से महत्वपूर्ण है। निबंध का प्रश्न इस प्रकार आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। ठीक है, या फिर केवल निबंध लिखने का आता है तो उसमें हमें रूपरेखा तो लिखनी ही होती है। तो निबंध के जो महत्वपूर्ण विषय है वह है विज्ञान के चमत्कार, जो निबंध अधिकतर एग्जाम में आता है, विज्ञान के चमत्कार। दूसरा है स्वच्छता अभियान। ठीक है, स्वच्छता अभियान। इसके बाद जो तीसरा निबंध होगा वह होगा जीवन में खेलों का महत्व। जीवन में खेलों का महत्व, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, खेलों का महत्व वाला। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण निबंध है वह है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण। तो ये 4 निबंध बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, विज्ञान के चमत्कार, स्वच्छता अभियान, जीवन में खेलों का महत्व और पर्यावरण प्रदूषण। तो ये चारों निबंध में से आपको कम से कम 3 निबंध तो तैयार कर ही लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम 6 माह के कोर्स में है, तो ब्रिज कोर्स में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे पहला है, पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनात्मक रवैया अपनाया जाए, कूड़ा कचरा व गंदगी को जगह जगह न फेंका जाए, प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, अगल बगल आसपास हरियाली के लिए अधिक पेड़ पौधों को लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए और पर्यावरण को अपने स्तर पर दूषित न किया जाए। तो यह पर्यावरण को बचाने के लिए हम योगदान दे सकते हैं। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण है, कोरोना बीमारी से बचने के कौन कौन से उपाय हैं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, कोरोना बीमारी से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। ठीक है, 2 गज की दूरी बनाए रखें। बात करते समय, छींकते समय, खांसते समय मुंह अवश्य ढके, मास्क अवश्य लगाएं, हाथों को बार बार धोएं और भीड़ भाड़ वाली जगह या सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। इसके बाद हम व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे साथ में ही। जैसे है, एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए। ठीक है, एकांकी और नाटक में अंतर है, एकांकी में एक ही अंक होता है, एकांकी में एक ही अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथावस्तु संक्षिप्त होती है, नाटक की कथावस्तु विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। इसका उदाहरण है दीपदान, राजकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है, और नाटक का उदाहरण है चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। इसी प्रकार जो एक और इम्पोर्टेंट है अंतर वालों में, वह है कहानी व उपन्यास में कोई 4 अंतर लिखिए। तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है और गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। तो बहुत आसानी से, बहुत सरल भाषा में लिखे हुए अंतर है। और इसी प्रकार एक और जो महत्वपूर्ण अंतर है वो जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, आत्मकथा में लेखक की व्यक्तिगता झलक जाती है। जीवनी प्रेरणादायक होती है और आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है।
तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर। इसके बाद एग्जाम में आता है लेखक परिचय और कवि परिचय। तो लेखक परिचय में हम दो महत्वपूर्ण लेखकों का परिचय याद कर लेंगे। पहला है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है या प्रेमचंद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाएं है रंगभूमि, सेवा सदन। तो जब भी लेखक परिचय लिखने को आता है तो उसमें होता है रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, जबकि कवि परिचय में होता है रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद का देख लेते हैं। इनकी रचना है रंगभूमि, सेवा सदन। आप लिख सकते हो यहाँ पे गोदान, क्योंकि अभी हमने याद करा था उपन्यास और कहानी में अंतर में, तो गोदान भी लिख सकते हैं। इसके बाद है भाषा। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा के दो रूप प्राप्त होते हैं। प्रथमतः वह रूप जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, और दूसरा वह रूप है जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार, प्रभावशाली है। इसके बाद शैली। प्रेमचंद जी विषय भाव के अनुरूप शैली का प्रयोग करते हैं। उनके साहित्य में मुख्यतः 5 शैलियों का प्रयोग हुआ है। वर्णनात्मक, विवेचात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य, व्यंग प्रधान और भावात्मक शैली। इसके बाद हम लिख देंगे साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक कहानीकारों में प्रेमचंद जी का विशिष्ट स्थान है। अपने आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में कहानी कला को अग्रणी स्थान प्रदान किया। तो इस प्रकार हम प्रेमचंद का लेखक परिचय है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि जो प्रेमचंद है उपन्यास सम्राट भी उन्हें कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि उपन्यास सम्राट किस लेखक को कहा जाता है, तो उसका उत्तर आएगा प्रेमचंद। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण लेखक परिचय वह है हरिशंकर परसाई। इनकी रचना है रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे। इनकी भाषा है। परसाई जी की रचनाओं में व्यंग के अनुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है। परसाई जी के वाक्य छोटे छोटे व व्यंग प्रधान है। संस्कृत शब्दों के साथ उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रसंगानुकूल वांछित परिवर्तन भी किया है। भाषा के प्रवाह के लिए उन्होंने मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग किया है। इसके बाद शैली है। परसाई जी की रचनाओं में शैली की विविधता दिखाई पड़ती है। शैली के जो विविध रूप इनकी व्यंग रचनाओं में दिखाई पड़ते हैं उनमें मुख्य निम्न प्रकार है। तो व्यंग्यात्मक, विवेचात्मक, प्रश्नात्मक, सूत्रात्मक और भावात्मक शैली। तो इस प्रकार ये परसाई जी की भाषा और शैली ही। अब साहित्य में स्थान देख लेंगे हम। हरिशंकर परसाई जी ने सामाजिक रूढ़ियों, राजनीतिक विडंबना और सामाजिक समस्याओं पर व्यंग किया और कीर्ति पाई है। वे एक सफल व्यंग्यकार के रूप में रमणीय है। तो इस प्रकार हरिशंकर परसाई और प्रेमचंद का लेखक परिचय है। तो इसके बाद हम देख लेंगे कवि परिचय। तो कवि परिचय जो है एग्जाम में आता है। लेखक परिचय भी आता है जिसमें 2 लेखकों के नाम होते हैं, अथवा में कोई से भी एक लेखक का लेखक परिचय आपको लिखना है। उसी प्रकार कवि परिचय में भी 2 कवियों के नाम होंगे, जिनमें से किसी एक का कवि परिचय आपको लिखना है। तो हम सबसे पहले याद जो करेंगे वह है कबीरदास, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी कविता कैदी और कोकिला हमारे पाठ्यक्रम में है। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी का कवि परिचय देख लेंगे। तो इनकी रचनाएं हैं साखी, सबद और रमेनी। भाव पक्ष है। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। जाति पाति, धर्म और कुरीतियों तथा पाखंड के विरोधी कबीर ने समाज को दिया दिखाने का कार्य किया है। आपके काव्य में शांत, अद्भुत रस देखने को मिलता है। इसके बाद है कला पक्ष। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है और इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं, जिसमें उर्दू, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का समावेश है। दोहा आपका प्रिय छंद है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक अलंकार इनकी रचनाओं में सहज द्रष्टव्य है। इसके बाद है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान है कवि कबीरदास जी समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा में आपका स्थान अनूठा एवं विशिष्ट है। इसके बाद जो अगले जो कवि हैं जिन्हें हमें याद कर लेना चाहिए वह है माखनलाल चतुर्वेदी और इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और आपके पाठ्यक्रम में कैदी और कोकिला। इसके बाद भाव पक्ष है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में
भारतीय संस्कृति, दर्शन, राष्ट्रीयता, प्रेम, सौंदर्य का स्वाभाविक अंकन हुआ है। उनके काव्य में प्रेरणा, रहस्य, विद्रोह के स्वर व्यक्त है। माखनलाल चतुर्वेदी जी भारतीय राष्ट्रीयता के वैतालिक कवि हैं। ठीक है, आप इतना भी लिख दोगे तो ठीक है। उसके बाद कलापक्षी माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभावमान सुमधुर खड़ी बोली में काव्य रचना की है। उनकी भाषा में उन्होंने उर्दू, फारसी शब्दों का भी यत्र तत्र प्रयोग किया है। उनके काव्य में छंद, अलंकार के प्रतीक, बिंब आदि का सौंदर्य विद्यमान है। साहित्य में स्थानीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी का आधुनिक काल के कवियों में प्रमुख स्थान है। तो ये दोनों ही कवि परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेंगे। तो आपके व्याकरण में है रस, तो रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो रस की परिभाषा है काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता, दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस की परिभाषा सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव व संचारी भाव से सहयोग होता तब रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण है बतरस लालच लाल की, मुरली धले लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे, देन कही नटी जाए। तो इस प्रकार यह रस की परिभाषा थी यहाँ पर। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसे निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। तो रस के जो अंग है वह स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है। विभाव के 2 प्रकार है, आलंबन उद्दीपन और आलंबन के आश्रय और विषय। तो आपको रस के अंग आए तो ये 4 ही लिखना है। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इतना ही लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे रस के प्रकार। तो रस के 10 प्रकार होते हैं। प्रश्न आ सकता है कि रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव लिखिए। तो रस के 10 प्रकार होते हैं, 10 रसों के 10 स्थायी भाव होते हैं। और स्थायी भाव वाले प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए या रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए। तो यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में 1-1 नंबर में भी आता है। तो रस और उनके स्थायी भाव हमें याद होने चाहिए। तो 10 रस है और उनके 10 स्थायी भाव है। तो पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस हास, करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध, विभत्स रस जुगुप्सा या घृणा, भयानक रस भय, अद्भुत रस का विस्मय है। बाद है वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। शांत रस का है निर्वेद और वात्सल्य रस का है वात्सल्य या स्नेह। इसके बाद इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जिससे किसी भी रस की परिभाषा में पूछी जा सकती है। जैसे श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो श्रृंगार रस की परिभाषा है सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक, रति क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वही श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पे जब हम किसी भी रस की परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे श्रृंगार रस की परिभाषा लिखे तो यहाँ पर उसका स्थायी भाव लिखा है। उसी प्रकार यदि हम इसे वीर रस की परिभाषा लिखते तो परिभाषा पूरी ऐसी ही रहेगी, केवल स्थायी भाव यहाँ का बदल जाएगा और यहाँ रस का नाम बदल जाएगा। जैसे वीर रस का जो स्थायी भाव होता वह उत्साह होता, उत्साह। तो वीर रस की परिभाषा हो जाएगी सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता वहाँ वीर रस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी रस की परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो इनका अंतर है, महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का वर्णन किया जाता है। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। ठीक है, तो महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का वर्णन किया जाता है। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना, इतना भी लिख सकते हैं, जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ, ठीक है, का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। इसके बाद महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं और खंड काव्य में 1 सर्ग होता है। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त उदार एवं महान होता है और खंड काव्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे छंद। तो महत्वपूर्ण छंद है चौपाई और दोहा। तो चौपाई छंद हम देख लेंगे। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। उदाहरण है वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। इसके बाद है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा छंद की परिभाषा एक मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं।
और इसके 4 चरण होते हैं। इसके जो प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती होए। तो इस प्रकार ये 2 छंद जो है महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपके कोर्स में अलंकार भी है, तो अलंकार के भेद बताइए। तो अलंकार के भेद मुख्यतः 3 है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसके बाद है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है, जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति होती रही है। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे भक्ति काल की 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, भक्ति काल की 4 विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की 4 विशेषताएं, साकार व निराकार ईश्वर की उपासना करना, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, लोक कल्याण का मार्ग दिखाना और शांत रस की प्रधानता है। तो भक्ति काल की 4 विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार हमने व्याकरण के प्रश्न भी पूरे कर लिए हैं और काव्य खंड और गद्य खंड और कृतिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अलग है, आप उसमें देख सकते हो। इस वीडियो में मुख्यतः व्याकरण के प्रश्न बताए गए हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, भक्ति काल के कोई 4 कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो भक्ति काल के 4 कवि हैं, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और मलिक मोहम्मद जायसी। तो सूरदास की रचना है सूरसागर, तुलसीदास की रामचरितमानस, मीराबाई की नरसिंह जी को मायरो और मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर। तो ईश्वर की साकार रूप में उपासना करने वाले हैं सगुण भक्ति वाले, और निर्गुण में ईश्वर की निराकार ब्रह्म के रूप में उपासना की गई है। इसके बाद इसमें गुरु व ईश्वर को महत्व दिया गया है और निर्गुण में प्रेम व उपासना को महत्व दिया गया है। तीसरा है, ईश्वर के लौकिक रूप का वर्णन किया गया है और निर्गुण में ईश्वर के अलौकिक रूप का वर्णन किया गया है। सगुण में है इसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा है और निर्गुण में इसमें ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा है। तो इस प्रकार ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम ब्रिज कोर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। ब्रिज कोर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो पहले भी बनाया था, तो उसके आधार पर भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। यदि आप इन सारे प्रश्नों की तैयारी कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर एग्जाम में आने वाले हैं। तो ब्रिज कोर्स से संबंधित जो प्रश्न है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। तो इसका उत्तर होगा, पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा, फल फूल व औषधि प्रदान करते हैं तथा ठंडी छाया व परोपकार करने की सीख भी देते हैं। इसके बाद है, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए निम्न कदम उठाना चाहिए। वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, लगे हुए पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, नए वृक्ष लगाना चाहिए और सभी को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संदेश देना चाहिए। तो यह ब्रिज कोर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है और ब्रिज कोर्स का पूरा कोर्स चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप उसमें से देख सकते हो। आपको अपनी ब्रिज कोर्स की बुक एक बार पढ़ लेनी चाहिए, उसके पाठ भी पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि पाठ में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मेहमान को क्या पसंद था, तो मेहमान को पापड़ पसंद था, और इसके साथ ही अंतरिक्ष यान वाले पाठ में से भी प्रश्न आ सकते हैं। और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम साथ में देख लेंगे, जैसे पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द लिखिए, हरि, भूमि, माँ, भाई, तन, धन। तो हरि का पर्यायवाची है ईश्वर, भगवान। भूमि का है वसुधा, धरा। माँ का है माता और जननी। भाई का है भ्राता, तात। तन का है काया, शरीर। धन का है माया और अर्थ। इसके साथ ही मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, और आएंगे ही सही। ठीक है, इसके साथ ही व्याकरण का एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, निपात शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, निपात शब्द। ठीक है, निपात शब्द किसे कहते हैं। तो वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए, वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। जैसे ही, भी और तक, ये सारे जो है निपात शब्द हैं। तो निपात शब्द वाला प्रश्न हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, आपने देखा ही होगा। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे हम देख लेंगे, जैसे अंगूठा दिखाना, एन मौके पर मना कर देना। इसका वाक्यों में प्रयोग आप कर ही सकते हो। जैसे मैंने रिया से घड़ी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया।
उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, अगला है तिल का ताड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। और इसका वाक्य में प्रयोग है तुम समझदार बनो, साधारण बात का तिल का ताड़ मत बनाओ। इसके बाद है आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, मोहन हर काम में अपना उल्लू सीधा कर लेता है। पेट में चूहे कूदना, तेज भूख लगना, माँ जल्दी से कुछ खाने को दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। इसके बाद है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जीवन भर बुरा काम कर अंत में अच्छा काम करने का ढोंग करना। ठीक है, तो ये इसका अर्थ था। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गुणों का महत्व नहीं समझता है। और किताबी कीड़ा होना, बिना समझे विषय को रटना, कोल्हू का बैल, दिन रात परिश्रम करना। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। इसके साथ ही प्रश्न इस तरह से भी आ सकते हैं कि कुछ शब्द दे दिए जाए और उनका वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है। और पाठ में से प्रश्न ही आएंगे, क्योंकि त्रैमासिक में भी उसी तरह के प्रश्न आए थे, पाठ के बीच में से प्रश्न आए थे, तो आपको पाठ पढ़ लेना चाहिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।